तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तकड़ समाधान में। तो हिंदी का आज भाग 4 है जिसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास और कैसे कैसे हिंदी हमारे आज प्रचलन में आई है और शुरुआत कहाँ से हुई थी, आज इसकी हम बात करते हैं। तो जो आज ये हिंदी हमारी है, तो अधिकांश इसमें जो भाग है वो सब हमारे लूसेंट पर ही आधारित होगी, क्योंकि अधिकांश हमारे जो प्रश्न पूछे थे वो हिंदी के लूसेंट पर ही आधारित होते हैं। तो बात करते हैं कि हिंदी भाषा, तो भारत में भाषा परिवार हमारे कितने हैं। तो टोटल हमारे कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो 4 हमारे भाषा परिवार हैं। उन चारों में से हम बात करें तो पहला हमारा जो भाषा परिवार है, हमारा पहला भारोपी है, दूसरा हमारा द्रविड़ है, तीसरा हमारा आष्ट्रिक है, चौथा हमारा तीनी चीनी और तिब्बती है। ठीक। तो भारत, जब हम बात करते हैं ना भारोपी की, तो भारोपी हमारा है भारत के 73% क्षेत्र पर यह बोली जाती है, और जो कि भारत का सबसे बड़ा हमारा क्या है भाषा परिवार है, हमारा कौन सा भारूपी है। उसके बाद जो द्रविड़ हमारी बोली जाती है जिसका जो कुल प्रतिशत है हमारा वो 25% है। फिर हमारी आस्ट्रिक बोली जाती है जो कि हमारा 1.3% है। फिर हमारा चीनी और तिब्बती है 0.7% है। देखो सीधे से यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो कौन सा हमारा भारोपी है। अभी तो थी हमारी किसकी भाषा परिवार की बात, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे हमारी भाषाएं आती हैं। ये हमारा जो क्रम है, तो भारतीय आर्य भाषा को विभक्ति किया गया है कुल कितने कालखंडों में, तो 3 कालखंडों में उसको विभक्ति किया गया है। जिसमें कि हमारा जो पहला हमारा जो भाग आता है वो आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। द्वितीय हमारा भाग आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। जो तीसरा हमारा जो काल होता है हमारा क्या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का होता है। तो जब पहले की बात करें तो इसकी शुरुआत हम बात करें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, तो बात होती है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, जिस समय हमारा ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल चला होता ना, ये तब की बात होती है। और हम पढ़ते हैं कि वैदिक काल की हमारी भाषा क्या थी, हमारी संस्कृत थी। तो हमारा लिखा ना कि वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत, तो बात है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जो मुख्य हमारी भाषा क्या थी वो हमारी थी संस्कृत। तो संस्कृत पर ही हमारा आधारित था। अब दूसरा हमारा परिवार आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि 500 ईस्वी बोल दूं मैं, कोई बुरा नहीं होगा। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे पहले गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि जो मध्यकालीन भारतीय हमारी आर्य भाषा है इसमें हमारी जो एक प्रथम जो हमारी महत्वपूर्ण भाषा मिलती है हमें मिलती है पाली, फिर मिलती है हमें प्राकृत। तो दो ही का सबसे ज़्यादा वर्णन होता है। तो हमारे जो गौतम बुद्ध होते हैं उनके सभी हमारे उपदेश जो लिखे होते हैं हमारे पाली में लिखे होते हैं, और महावीर स्वामी के जो उपदेश लिखे हमारे वो किसमें हमारे प्राकृत भाषा में लिखे होते हैं। ये तो थी हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। फिर हम आते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगर हम आधुनिक की बात करें तो मैं कहूँ 500 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, एक तो देखो हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारे पूरे भारत में नहीं बोली जाती है, वो उसके साथ हिंदीतर भाषाएं उनको बोलते हैं जो हमारे अन्य राज्यों में प्रयोग होती है। ठीक। तो आगे बात करते हैं हम इसमें कि हिंदी का विकास क्रम कैसे कैसे होता है। देखो बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखो हमने भी इधर बात की ना, इधर क्या था हमारा, इधर हमारा संस्कृत था और इधर हमारा हिंदी आ गया ना। अब बीच में क्या था पाली प्राकृत था, फिर उसके बाद फिर कुछ हमारे आए होंगे तो उनकी बात हम नीचे करेंगे। तो हिंदी का विकास क्रम, देखिए जो हिंदी का विकास क्रम है वो होता है कि हिंदी का पहले संस्कृत थी, हमने बात करी वैदिक काल की बात करी संस्कृत की। फिर हम मध्यकाल में पाली और प्राकृत में आते हैं, फिर हम अपभ्रंश में आते हैं, फिर अवहट, फिर हमारी हिंदी होती है। लेकिन हमें जो एग्जाम में पूछा जाता है तो यही सबसे ज़्यादा क्रम होता है कि वहाँ पर अवहट का वर्णन बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो जो वर्णन होता है हमारा यहीं से होता है, कौन सा संस्कृत, पाली, संस्कृत से फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हिंदी। यही क्रम अधिकांश पूछा था, इसी को आपने याद करना है। अब हम बात करेंगे कि हिंदी की आदि जननी, हमारे
अगर हम सीधे अपने से इसको संबंध रखें कि हमारे पूर्वज तो हमारे पूर्वज क्या, वो संस्कृत हो गए, और हमारे पिता कौन हो गए, हमारे अपभ्रंश। हमारी बात चल रही है कि हिंदी की बात है ना, हिंदी के पूर्वज कौन होंगे हमारे, वो होंगे कौन, हमारे संस्कृत, और इसके हिंदी के पिता कौन है हमारे, वो अपभ्रंश। हमें ऐसे ही याद रखना है। आते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है। मैं लिखा भी देखो, दो प्रश्न लिखे हैं कि एक तो कि हिंदी की आदि जननी, ठीक है, इनके पूर्वज मान लो वो कौन थे, हमारे संस्कृत थे। उसके बाद हम आते हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ। अब सिर्फ बात हो रही है कि हिंदी भाषा के इतिहास का, तो इसके पिता की बात हो रही है, तो इसका पिता कौन हो गया हमारा, अपभ्रंश हो गया। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर बात करें कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है, हमारे अपभ्रंश से होता है। अब हम जब बात कर रहे हैं अपभ्रंश की, तो हमें अपभ्रंश के बारे में कुछ बातें जान लेनी है। हालांकि मैंने तुमसे अभी हमने बात की थी ना वहाँ पर, जब हम बात करते थे कि मैंने कहा कि जो मध्यकालीन है वो 500 ईस्वी से लेकर कितना हमारा, 500 ईसा पूर्व से लेकर हमारा 500 ईस्वी है। उसके बाद हमारा देखो ये था ना, उसके बाद हमारा ये आता है कौन सा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आता है। लेकिन मैंने कहा था कि 500 के बाद, तो इसमें हमारा ना 500 से लेकर हमारा सन 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो जिस समय पर हमारे वहाँ पर उत्तराखंड में चंद वंश, कत्यूरी और पवार वंश का शासन शुरू हो रहा होता है, तो उस समय हमारे कहीं ना कहीं भारत में अपभ्रंश हिंदी की उत्पत्ति हो रही होती है। ठीक, तो इसलिए दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे अपभ्रंश से। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। तो हमारे कौन थे, वो थे हमारे कौन, स्वयंभू। कौन थे, स्वयंभू। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य किसने लिखा है। तो किसने, हमारे धनपाल ने। तो दो व्यक्ति आपको याद करने की, अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू, और अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य हमारा कौन था, धनपाल। फिर आती है हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति, अगला टॉपिक। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं हम, तो हिंदी शब्द का जो विकास क्रम है वो बहुत क्या, एक हमारी सिंधु नदी बहती है, मान लो हमारा कौन सा, ये हमारा जम्मू कश्मीर ना, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, तो हमारी सिंधु निकलती है ना, मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे ही सिंधु नदी। तो कहते हैं कि इसी सिंधु नदी से हमारे हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। होता क्या है, सिंधु से उत्पत्ति हुई, फिर उसको सिंधु का फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता था बोलियों में, तो उसको हिंदू बोला गया, फिर उसको हिंद बोला गया, पीछे से ई जोड़ दिया तो हिंदी हो गया। ठीक, लेकिन अब हम हिंदी कौन लोग प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो भाई ये तो एक संस्कृत शब्द हो सकता है सिंधु, लेकिन अगर कोई विदेश से आएगा तो वो एकदम तो सिंधु को सिंधु बोल नहीं सकता ना कहीं शब्दों का परिवर्तन हो जाएगा। तो वही चीज़ हमारे हिंदी के लिए होता है, और इसीलिए कहते हैं कि हिंदी जो हमारा शब्द है वो मूलतः हिंदी का ना होकर, देवनागरी लिपि का ना होकर, लिपि तो जो अलग चीज़ है, हिंदी शब्द मूलतः हमारा किसका, फारसी का है। तो यह क्वेश्चन आता है और आ चुका है कि हिंदी शब्द मूलतः किसका, तो फारसी का है। फिर हम बात करते हैं कि हिंदी की उपभाषा में बोलियाँ। देखिए हिंदी की जिसको उपभाषा में बोलियाँ देखनी है, तो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने भाग 1 में दे रखा था, तो वह भाग 1 प्ले लिस्ट में जाइए आप देख सकते हैं, जहाँ पर हिंदी प्ले लिस्ट करके होगा, तो उसमें आप देख लें। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा कुछ उन चीज़ों की जो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारा प्रश्न बन सकता है वहाँ से कि सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था। देखिए हमारी हिंदी की 5 हमारी क्या होती हैं, उपभाषाएं होती हैं, और हमारी क्या 17 हमारी इनकी होती हैं, बोलियां होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं के बाद 17 तो कहीं पर हमारा कौन सा 18 देखने को मिलते हैं, लेकिन 17 ही ज़्यादा उपयुक्त आंसर होता है। तो उसी वर्गीकरण की बात हो रही है कि सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था। तो वो व्यक्ति थे हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि हमारे गढ़वाल की भी बोलियों को 8 भागों में बांटते हैं, वो यही हमारे ग्रियर्सन नामक एक व्यक्ति होते हैं। तो इनका एक ग्रंथ था जिसमें इनका वर्णन मिलता है, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। देखो सीधे सीधे पूछ देगा कि ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसका ग्रंथ है, तो किसका, हमारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का यह हमारा ग्रंथ है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एक पुस्तक होती है कि हिंदी भाषा का इतिहास, क्योंकि हम इतिहास तो सबका होता है, चाहे वो भूगोल का इतिहास हो, चाहे वो इतिहास का अपना खुद का इतिहास हो, चाहे वो किसी का भी इतिहास हो। तो वही चीज़ें यहाँ बात कर रहे हैं हम कि हिंदी भाषा का इतिहास।
तो जब बात आती है ना इतिहास की, तो वो लिखा था हमारे धीरेन्द्र शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारा हिंदी भाषा का इतिहास लिखा है। वो सन होता है 1933 में। और यही पूरा इसमें वर्णन देते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी कितनी कितने राज्यों में और कितने केंद्र शासित में हमारी यह बोली जाती है। आज वर्तमान की बात तो देखो ऐसा ना, 1933 में तो ना राज्य होंगे ना केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो उन्हीं को देखते हुए हमने बांटा है कि आज का जो वर्तमान हमारा भारत है, उसके कुल 28 राज्यों में से 9 राज्यों की हमारी क्या है, हिंदी हमारी प्रथम राजभाषा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला ना कि इन्हीं 9 राज्यों में क्या हमें हिंदी देखने को मिलेगी। वो हमारे जो 9 राज्य हैं, एक बार बात कर लेते हैं। एक तो हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश। दूसरा हमारा उत्तराखंड। तीसरा हमारा बिहार। चौथा हमारा कौन, हमारा झारखंड। और पांचवा हमारा एमपी। और छठा हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़। सातवां हमारा कौन सा, राजस्थान। आठवां हमारा कौन सा, हरियाणा। और नौवां हमारा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ये हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी प्रथम राजभाषा है, या यहाँ पर हिंदी ही सर्वाधिक बोली जाती है, या उसका हिंदी का ही प्रचलन हर हर काम में हिंदी का ही होता है। ठीक। और हमारा मात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर क्या हिंदी हमारी प्रथम राजभाषा, हमारी कौन सी, दिल्ली। ठीक। क्योंकि अब बात करते हैं ना हिंदी, ये तो थी हमारी प्रथम राजभाषा 9 राज्यों की। अब बात करेंगे हिंदी द्वितीय राजभाषा किनकी है। तो पंजाबी यहाँ पर हमारी प्रथम हो जाएगी। गुजरात में गुजराती प्रथम हो जाएगी। महाराष्ट्र मराठी प्रथम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमारी हिंदी द्वितीय राजभाषा किस किस की है, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की। अब बात करते हैं कि देखो इतना बड़ा भारत है हमारा, तो यहाँ पर कुल कितनी जनसंख्या जो हमारी क्या हिंदी ही बोलती है। तो हमारी मात्र कितनी, 43%, लगा लो 50% भी नहीं है। चलो वो तो बात थी हिंदी कहाँ पर कैसे, लेकिन अब हमने उपभाषाएं और जब हमारी इनकी बोलियों की जब बात आती है, तो मैंने देखो भाग एक में दे रखा है, जिसको देखनी है देख लें। लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे किसकी, अवधि की, क्योंकि कुछ ही हम बात करेंगे, सबकी हम बात नहीं करेंगे। अगर बात करें कि अवधि किसकी बोलियां हैं, तो एक बार को बता दूं, तो अवधि हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। वहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली बताई थी कि ए, बी और सी करके। ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो हमें इस अवधि के ऊपर बात करनी है। देखिए जिसको शॉर्ट ट्रिक देखनी ना, वो पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बात है कि अवधि अवधि का जो हमारा केंद्र है, अरे कहीं ना कहीं से तो इसकी उत्पत्ति जो है हुई होगी। तो हमारा कौन सा, अयोध्या या हमारा अवध का क्षेत्र है। तो बात करते हैं कि अवधि की जो पहली कृति है, जो कृति मानी जाती है ना, वो है लिखी थी चंद्रायन या लोर कहा करके एक रचना थी, कीर्ति थी, वो लिखी गई थी। वो लिखने वाले थे हमारे व्यक्ति थे मुल्ला दाऊद। इनके द्वारा अवधि की पहली कृति लिखी गई थी। लेकिन वो बात कब की थी, 1370 की, जिसमें पर हमारा वो कौन सा चल रहा होगा, तुगलक वंश चल रहा होगा ना। तो ये तब की बात है, 1370 में लिखी थी। लेकिन ये थी नहीं थी, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा आगे जाते हैं कि सर्वप्रथम साहित्यिक गरिमा, मतलब कि सर्वप्रथम साहित्यिक तरीके से यह किसने शुरू किया था। तो हमारे वो होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये बात होती है मलिक मोहम्मद जायसी की, जिस समय पर हमारे देखो इन्होंने रचना की थी पहले पद्मावत। ठीक। ये बात थी शेरशाह सूरी की। अब सोचो शेरशाह सूरी कब आया था। शेरशाह सूरी की बात थी लगभग लगभग, एक मिनट याद करने दो, 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी रहे थे। तो उनके समय पर हमारे पद्मावत की रचना हुई थी। तो बात करते हैं कि हमने बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को, उनको सर्वप्रथम क्या साहित्यिक गरिमा उनको मिलती है अवधि बोली पर। उसके बाद जो अवधि की बात करें, तो अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप भी किस में मिलता है, तो इन्हीं जायसी की रचनाओं में मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी आगे जाएगा कि अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप किस में मिलता है, तो जायसी की रचनाओं में यह मिलता है। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं कि अवधि का अन्य नाम क्या है हमारा, हम बात करें ना अवधि का अन्य नाम क्या है। तो अवधि का जो अन्य नाम देखने को मिलता है, वो हमें कौशली तथा बेसवाड़ी नाम देखने को मिलता है। तो आप जो भाग 1 है, जिसने नोट्स बनाए थे, उनको वहाँ पर ऐड कर लें कि अवधि के हमारे अन्य नाम भी कौशली तथा बेसवाड़ी हैं करके। फिर हम बात करें थोड़ा सा आगे, इनकी अवधि की ही कुछ हमारी ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी प्रचलन में है। जैसे कौन सा, रामचरितमानस,
किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी हमारी, और जो कि लिखी गई थी बेसवाड़ी अवधि में लिखी गई थी। ठीक, आएगी तो अवधि ही। ठीक, और हमारा कुछ ऐसी रचनाएं जैसे कौन सा मधुमालती जो मंझन द्वारा लिखी गई थी, और फिर था एक मृगावती जो कि कुतबन द्वारा लिखी गई थी, और एक थी चित्रावली जो कि उस्मान द्वारा लिखी गई थी, और एक थी कौन सा इंद्रावती जो कि नूर मोहम्मद द्वारा हमारी लिखी गई थी। ये हमारी सब कितनी में सभी हमारी अवधि की प्रमुख क्या थी? रचनाएं होती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे देखो दो तो याद कर लेना, पद्मावत और कौन सा? रामचरित मानस। होंगे तो देखो ये चारों भी याद कर लेना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता तो बस एक ही गलतियां नहीं करनी है। मधुमालती मंझन की, मृगावती कुतुबन की, चित्रावली उस्मान की, इंद्रावती नूर मोहम्मद की। अब बात करते थोड़ा सा एक ब्रज भाषा बात करते हैं ना, क्योंकि होने पर तो है बहुत कुछ, लेकिन ब्रज भाषा हमारी किसकी होती है? हमारी होती है किसकी? पश्चिमी हिंदी की। बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बनाई थी, तो देख लें आप, जिसने भागवत नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आगे पढ़ने का फ़ायदा है। बात करते हैं ब्रज भाषा की। अब मैंने कहा ना किसी का तो केंद्र होगा ही होगा, तो ब्रज भाषा का हमारा केंद्र कहाँ? हमारा मथुरा है। ठीक, और बात करते हैं कि इसके अन्य नाम हमारे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अंतवेदी, सिकरबाड़ी, जादोबाटी और डांग, ये हमारे साथ किसकी? हमारी ब्रज भाषा के हमारे क्या है? हमारे अन्य नाम हैं। उसके बाद देखो ब्रज भाषा में सबसे जो प्रमुख हमें एक देखने को मिलते हैं, सूर सागर रचना होती है किसकी? सूरदास की। तो वो तो हम बाद में बात करेंगे रचनाओं पर, क्योंकि हमने सूरदास हिंदी में एक चैप्टर ही पढ़ना होता है। तो फिलहाल इनको प्रसिद्ध था, इनको सूरदास को अष्टसाप का जहाज बोला जाता है, क्योंकि ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक, ये तो दोस्तों आज हमारे हिंदी के ऊपर बात। बाकी इसी का ही अगला भाग कल आएगा, तो वही देखें, इसी समय पर मिलते हैं कल को।